गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजुलता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में अचल संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। इस जो टीपीए अधिनियम है वो मुख्यतः स्थावर संपत्तियों पर ही लागू होता है। तो स्थावर संपत्ति क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, उसके संबंध में पढ़ते हैं। टीपीए की धारा 3 यानी जो निर्वचन खंड है उसमें अचल संपत्ति के संबंध में बताया गया है। ये बताता है कि अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं होता है, परंतु ये नहीं बताता कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसके अकॉर्डिंग खड़ी कास्ट यानी कि स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें यानी कि ग्रोविंग क्रॉप्स, घास यानी कि ग्रास, ये अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती है। तो क्या अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा, इसके बारे में ये कुछ नहीं कहता है। तो ये एक अपूर्ण परिभाषा है, ये अपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा को पूरा करने के लिए हमें दूसरे अधिनियम की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा अधिनियम है साधारण खंड अधिनियम 1897। इसका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का क्लोज 26, ये कहता है कि अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल होता है। ये कहता है भूमि से होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं भूमि जो अचल संपत्ति की परिभाषा में आती है। तो हम दोनों अधिनियम को साथ में रख कर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अचल संपत्ति में भूमि से होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं शामिल है, परंतु क्या क्या शामिल नहीं होगा? खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास। जब अचल संपत्ति का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें दोनों अधिनियम की सहायता से पूरा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। हमें देना पड़ता है कि टीपीए की धारा 3 और साधारण खंड अधिनियम 1897 के सेक्शन 3 क्लोज 26 के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि से होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं शामिल है, परंतु इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास शामिल नहीं होती है। तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। भूमि क्या होती है, भूमि में क्या क्या इंक्लूड है, भूमि से होने वाले फायदे कौन से, भूबद्ध वस्तुएं क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें और घास, सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूमि में क्या क्या शामिल होता है। भूमि धरती का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसे नापा जा सकता है। बीघे में हो सकती है, 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, स्क्वायर फुट में इसको नापा जा सकता है, गज में इसको नापा जा सकता है। जैसे ये छोटा सा क्षेत्रफल है, ये प्लॉट है 25 बाई 50 यानी 25 फीट चौड़ा है, 50 फीट ये लंबा है। तो इसको एक निश्चित क्षेत्र दिया जाता है। तो ये क्या है, ये लैंड यानी कि भूमि की परिभाषा में आता है, ये लैंड में इंक्लूड होगा। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, लैंड में क्या क्या आता है? क्या इसका केवल सरफेस ही होता है? नहीं, सरफेस के साथ साथ, सरफेस तो होता ही है, सरफेस के साथ साथ जो इस सरफेस के नीचे, ये जो भूमि का भाग, इसके नीचे जो जो चीज़ें पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, जैसे मिनरल यानी खनिज वगैरह, वो भी लैंड की परिभाषा में इंक्लूड होता है। इसके ऊपर जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पेड़ झाड़ी वगैरह है, वो भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा इसके जो भूमि का जो स्वामी है उसने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाया, भूमि के अंदर के गोदाम वगैरह कंस्ट्रक्शन करवाया, तो वो भी भूमि की परिभाषा में ही आता है। इसके अलावा ये जो भूमि है, जो निश्चित क्षेत्र है, इसके अंदर कोई तालाब वगैरह है तो वो तालाब भी लैंड की परिभाषा में आएगा, लैंड के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर से कोई नदी गुजरती है तो वो भी लैंड की परिभाषा में ही इंक्लूड होगी। तो लैंड के अंतर्गत उसका सरफेस के नीचे की जमीन जो सरफेस है उसके ऊपर भी जो नेचुरली और जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है वो सब इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। अब है भूमि से होने वाले फायदे। भूमि से उसके स्वामी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, व्यक्ति को क्या फायदा हो सकता है भूमि से? व्यक्ति को जैसे कि ये प्लॉट है, इससे क्या क्या फायदा होगा? ये इस पर अपना मकान बना सकता है, तो क्या हो जाएगा, इस मकान को क्या दे सकता है, किराया दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, किराया प्राप्त करने का जो अधिकार है वो भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है। इसके अलावा अपनी जो व्यक्ति जो स्वामी है, अपनी जो संपत्ति है, जमीन को या उसके मकान को क्या रख सकता है, बंधक रख सकता है और उधार ले सकता है। तो बंधक ऋण के रूप में हो जाएगा। बंधक के रूप में अपनी संपत्ति को क्या रख सकता है, प्रतिभूत रखने का इसका अधिकार होता है, प्रतिभूत रखने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसको ये पट्टे पर भी कर सकता है, इससे इसके बदले में प्रतिफल प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, मत्स्य पालन, इसके अंदर कोई तालाब वगैरह है, नदी वगैरह जमीन में से गुजरती है
तो वहाँ पे मत्स्य पालन भी भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है, तो ये भी अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। मत्स्य पालन के संबंध में केस है आनंद बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये है 27 अक्टूबर 1955 का केस है। इस केस में कहा गया कि जो मछली है वो टीपीए की धारा जो 3 में कहती है खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास की परिभाषा में नहीं आती, तो इसे क्या माना गया था, इसे अचल संपत्ति माना गया था, भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है। इसके अलावा कौन कौन से फायदे हो सकते हैं भूमि से, ये जो इसका स्वामी है इस पर हाट, बाजार, मेला लगा सकता, तो ये क्या है, लगाने के अधिकार है, वो क्या है, अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाला यानी भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है, तो ये भी अचल संपत्ति की परिभाषा में ही आता है। इसके अलावा मार्गाधिकार है, मार्ग का अधिकार, सुखाधिकार, ये सारे अचल संपत्ति से यानी भूमि से प्राप्त होने वाले फायदे हैं, तो ये भी अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। इसके अलावा इक्विटी ऑफ रिडम्पशन का जो राइट है वो भी भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है। इसके अलावा पेड़ों से जो लाख प्राप्त करने का अधिकार है वो भी भूमि से प्राप्त होने वाला फायदा है। तो ये सारे के सारे भूमि से प्राप्त होने वाले फायदे हैं और ये सब अचल संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूबद्ध वस्तुएं। भूबद्ध वस्तु यानी भूमि से बद्ध वस्तुएं यानी कि भूमि से अटैच वस्तुएं। किस प्रकार से अटैच है, वो स्थायी रूप से अटैच है। क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल होता है, इसमें टीपीए अधिनियम है, टीपीए की धारा जो 3 है उसमें बताया गया कि भूबद्ध वस्तु में 3 वस्तुएं शामिल होती है। क्या क्या शामिल होता है, पहला होता है भूमि में मूलित, दूसरा होता है भूमि में निविष्ट वस्तुएं। भूमि में निविष्ट वस्तुएं क्या हो सकती है, कोई भी दीवार हो सकती है, कोई भी निर्माण हो सकता है। और थर्ड वन है भूमि में जो निविष्ट वस्तुएं हैं, भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं, संलग्न मतलब उससे जुड़ी हुई वस्तुएं। तो जो भूबद्ध वस्तु है उसमें 3 चीजें शामिल होती है, भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट वस्तुएं, दीवार या निर्माण, और भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं। ये टीपीए के सेक्शन 3 में ही बताया गया है। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। भूमि में मूलित का अर्थ क्या होता है, भूमि में मूलित का अर्थ होता है जिसकी जड़ें जमीन में हो, यानी कि जो क्या हो, भूमि में रूटेड हो। तो रूटेड किसकी रूट होती है, तो भूमि में मूलित का अर्थ होता है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर हो, जो पेड़ है, झाड़ी है, इनकी जड़ें क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, ये भूमि में स्थिर होते हैं। तो इसमें सेक्शन टीपीए का सेक्शन 3 कहता है कि जो अचल संपत्ति संबंध में बताता है कि अचल संपत्ति में खड़ा काष्ठ शामिल नहीं है। खड़ा काष्ठ यद्यपि पेड़ होता है, उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर होती है, तो क्या कारण है कि वो अचल संपत्ति परिभाषा में नहीं है। तो इसके संबंध में अब हम खड़ा काष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। खड़ा काष्ठ क्या होता है, हम देखते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ मुख्यतः 2 उद्देश्यों से लगाए जाते हैं। पहला उद्देश्य होता है लकड़ी प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य होता है फल प्राप्त करना। जब किसी पेड़ को लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, लगाया जाता है, और उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो पेड़ बड़ा हो जाए तो उसको काट कर उससे लकड़ी प्राप्त कर ली जाए, फर्नीचर वगैरह में उसका यूज किया जाए या फिर उसको जलाने में यूज किया जाए, तो वो खड़ा काष्ठ की परिभाषा में आएगा। जब मेन रीजन लकड़ी प्राप्त करने का होता है तो वो खड़ा काष्ठ की परिभाषा में आएगा, और वो क्या होगी, वो चल संपत्ति होती है, न कि अचल संपत्ति। जबकि कोई पेड़ है जो भविष्य में फल प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं तो वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। जैसे आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ऐसे सारे पेड़ जो फल प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है, मेन उद्देश्य वही होता है कि उनसे जब वो बड़े हो जाएंगे, उनसे हम फल प्राप्त करेंगे, तो वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। आम, जामुन
ये क्या है, भूमि में मूलित है और अचल संपत्ति की परिभाषा में, तो जो सारे पेड़ जो फ्रूट्स प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। परंतु हम कई बार देखते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिससे फल भी प्राप्त होता है, उसे लकड़ी भी, हम उसको काट के लकड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, करते भी है। जैसे आम का पेड़ है, इससे आम प्राप्त होते हैं, परंतु इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर बनाने के लिए भी काम में आती है। तो आम का पेड़ है वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा या फिर खड़ा काष्ठ की परिभाषा में आएगा। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इसके लिए केस आया था शांताबाई वर्सेस बम्बई राज्य। शांताबाई वर्सेस बम्बई राज्य 1958 का केस है। इस केस में बताया गया कि यहाँ पर पेड़ उगाने वाले का उद्देश्य देखा जाएगा कि उसने किस उद्देश्य से उस पेड़ को उगाया है। यदि लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया है तो वो खड़ा काष्ठ की परिभाषा में आएगा, यानी चल संपत्ति की परिभाषा में आएगा। यदि उसने फल प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया है तो वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आएगा। तो ये हो गया भूमि में मूल्य क्या होता है। हाँ, पढ़ते हैं भूमि में निविष्ट वस्तुएं क्या होती है। भूमि में निविष्ट वस्तुओं का अर्थ होता है भूमि से जो अटैच है। किस प्रकार से अटैच है, स्थायी रूप से अटैच है। तो जो भूमि से स्थायी रूप से अटैच होती है वो भी अचल संपत्ति की परिभाषा में आती है, वो भूबद्ध वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि ये जमीन है, इसके ऊपर कोई भी दीवार वगैरह बनाई हुई है, तो यहाँ पे इसके अंदर दीवार, कोई भी निर्माण, वो भूमि में निविष्ट वस्तु के उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ पे दीवार वगैरह है, भूमि से अटैच है। किस प्रकार से अटैच है, स्थायी रूप से अटैच है। इसका यहाँ पर इसको स्थिर करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इसको स्थिर करने से यहाँ पे इसमें नींव भी बनाई जा सकती है। जो पक्के मकान वगैरह बनाते हैं तो उसकी नींव खोद के फिर दीवारों को उसके ऊपर खड़ा किया जाता है। तो ये किस प्रकार की संपत्ति होती है, ये अचल संपत्ति होती है, भूमि में निविष्ट वस्तुओं की परिभाषा में आती है। परंतु हम कई बार देखते हैं कि कुछ वस्तुएं अपने वजन के कारण, मतलब वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि अपने वजन के कारण ही जमीन में धंस जाती है। तो इस प्रकार की संपत्ति क्या होती है, क्या वो चल संपत्ति होगी या अचल संपत्ति होगी। तो यहाँ पे ये केवल अपने वजन के कारण जमीन में धंसी है तो ये चल संपत्ति की परिभाषा में आती है, न कि अचल संपत्ति की परिभाषा में। ऐसे ही एक उदाहरण लेते हैं, ईंट है, कोई व्यक्ति है, ईंट को उसने इकट्ठा किया इस उद्देश्य से कि उसका भविष्य में वो निर्माण करके मकान का निर्माण करेगा या फिर उससे कोई दीवार वगैरह बना लेगा। उसको उसने स्थिर करने के लिए कोई भी सीमेंट चूने का यूज नहीं किया, मतलब उसने एक के ऊपर दूसरी ईंट रख दी है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, दीवार का निर्माण करना है। जब इसने ईंट से दीवार का निर्माण कर दिया तो वह अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। जबकि जब उसने ये जो ईंटें यहाँ पे लाके रखी थी तो वहाँ का उसका उद्देश्य था कि भविष्य में इससे कुछ निर्माण करना है। तो यहाँ पे जब वो इकट्ठी की हुई है तो वो क्या होगी, चल संपत्ति की परिभाषा में होती है। यहाँ पर भी इसने इसको स्थिर करने के लिए कोई नींव वगैरह या फिर सीमेंट चूने का यूज नहीं किया है, फिर भी ये क्या है, अचल संपत्ति की परिभाषा। यहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य देखा जाता है कि वो उससे क्या करना चाहते हैं। दीवार का निर्माण क्या, दीवार स्थायी होती है, चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो। तो यहाँ पर ये क्या है, अचल संपत्ति की परिभाषा में, ये चल संपत्ति की परिभाषा में है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये नदी के किनारे नाव रोकी हुई है, नाव को रोकने के लिए इसमें हैंगर गाड़ा गया है। हैंगर क्या है, जमीन के अंदर क्या है, गड़ा हुआ। फिर भी ये क्या चल संपत्ति होगी, अचल संपत्ति होगी, ये चल संपत्ति होगी, क्योंकि इसका उद्देश्य नाव को स्थायी रूप से रोकना नहीं होता है, टेम्परेरी रोकना होता है। इसी प्रकार कोई ब्रिज बनाया हुआ है, ब्रिज को बनाने के लिए पिलर्स यानी हैंगर लगाए हुए, वो क्या है, वो उसको ब्रिज को स्थायी रूप प्रदान करना, उसको एक जगह स्थिर करना है। तो ये क्या होंगे, ये अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है, न कि चल संपत्ति की परिभाषा में। तो यहाँ पर भी व्यक्ति का उद्देश्य देखा जाता है, उसका उद्देश्य देखा जाता है कि वो जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका उद्देश्य उसको स्थायी रूप एक जगह पर स्थायी करना है या नहीं करना है। तो जो भूमि में निविष्ट वस्तुएं हैं वो क्या होगी, भूबद्ध वस्तुएं मानी जाती है और अचल संपत्ति की परिभाषा में आती है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, भूबद्ध वस्तुओं से संबंधित तीसरा पॉइंट है भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं। भूमि में जो निविष्ट वस्तुएं यानी कोई दीवार है, कोई निर्माण है, उनसे स्थायी रूप से संलग्न वस्तुएं। और संलग्न क्यों किया गया है कि जो वस्तुएं है, जो भूमि में निविष्ट वस्तुएं हैं, उनका हम
बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट कर सके। बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट किस प्रकार का? परमानेंट बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट कर सके, मतलब लाभप्रद उसका उपभोग किया जा सके। जैसे कि ये भूमि में निविष्ट है, ये क्या है? ये तो मकान है, भूमि में निविष्ट वस्तुओं की श्रेणी में आता है। तो जब इसके अंदर गेट वगैरह लगाया जाता है, खिड़की वगैरह लगाई जाती है, तो ये किसके लिए होता है? कि इसका एंजॉयमेंट किया जा सके, बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट किया जा सकते, और टेम्परेरी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। अगर गेट वगैरह नहीं होगा तो लोग इसके अंदर आएंगे ही नहीं, फिर काम का नहीं रहेगा। अगर ये खिड़की वगैरह नहीं बनाई जाती है तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी, फ्रेश एयर नहीं आएगी, पोल्यूटेड एयर बाहर नहीं जाएगी। तो ये इसके लिए ज़रूरी है, इसके बिना इस मकान का कोई भी यूज नहीं रहेगा। खिड़की वगैरह नहीं होगी तो काल कोठरी के रूप में रह जाएगा, ऐसे मकान में कोई भी रहना नहीं चाहता है। तो विंडोज, गेट्स, डोर्स वगैरह है वो क्या होते हैं? स्थायी रूप से जुड़े हुए होते हैं, साथ ही ये परमानेंट बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या होगा? अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। अब हम देखते हैं कि हम जब घरों में रहते हैं तो घर को सजाने के लिए बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह टाकते हैं, झूमर वगैरह लगाते हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं? झूमर वगैरह जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो चल संपत्ति की परिभाषा में आता है, न कि अचल संपत्ति की परिभाषा में। क्यों? क्योंकि इनकी जो सजावट है, सजावट के बिना भी इस मकान का यूज किया जा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं होगी तो हम इस मकान में रह ही नहीं पाएंगे। खाली मकान है, खुला वगैरह है, आराम से रह सकते हैं वहाँ पे, परंतु अगर गेट और विंडोज़ वगैरह नहीं होंगे तो इसमें रहा नहीं जा सकता है। तो जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो सारे चल संपत्ति की परिभाषा में आता है। इसी प्रकार पंखा वगैरह है, पंखा वगैरह है, यहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य देखा जाएगा। यदि उस व्यक्ति का उद्देश्य है कि जब वो मकान खाली कर देगा तो इस पंखे को, इस फैन को वो अपने साथ ले जाएगा, तो ये फैन क्या होगा? चल संपत्ति की परिभाषा में आता है। तो ये हो गया भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं। संलग्न किस लिए है? कि उसका जो वस्तु है उसका बेनिफिशियरी एंजॉयमेंट किया जा सके, ये लिखना जरूरी है। और किस प्रकार का एंजॉयमेंट है? परमानेंट, ये वर्ड भी जोड़ना जरूरी होता है। तो जब ये अपन ने पढ़ लिया भूमि क्या होती है, भूमि से प्राप्त होने वाले फायदे क्या होते हैं, भूबद्ध वस्तुएं क्या होती है। भूबद्ध वस्तुओं में भूमि में मूलित वस्तुएं, भूमि में निविष्ट वस्तुएं, भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं। फिर अपन टीपीए की सेक्शन 3 के अंदर पढ़ा था, उसमें क्या क्या शामिल नहीं होता। उसमें खड़ा काष्ठ अपन पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पेड़ है लकड़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है तो वो खड़ा काष्ठ की परिभाषा में आएगा। जब फल प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाया जाता है तो वो अचल संपत्ति की परिभाषा में आता है। अब टीपीए में 2 वर्ड्स और थे जो अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं। सेकंड वन था उगती फसलें, तीसरा था घास। तो ये भी चल संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। उगती फसलें, फसल किससे उगाई जाती है? कि जब फसल पक जाएगी हम उसको काट लेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या है? पकने पे फसल को काटना इसका उद्देश्य होता है। फसल पक जाएगी तो अपन इसको काट कर इसका यूज करेंगे। घास भी इसलिए उगाई जाती है कि जब घास बड़ी हो जाए तो उसको चारे के रूप में यूज कर लिया जाए। तो ये भी क्या होते हैं? चल संपत्ति की परिभाषा में आता है। पहला तो था ही खड़ा काष्ठ जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा अचल संपत्ति क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है। ये तो था टीपीए का सेक्शन 3 और साधारण खंड अधिनियम 1897 का सेक्शन 3 का क्लोज 26। इसके अलावा एक और सेक्शन है जिसमें कि अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2 इसके क्लोज 6 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट्स टू वे, राइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but not standing timber, growing crops nor grass।
ये सारा आज अचल संपत्ति के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।